हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज डिस्कशन करने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस पार्ट 7, जिसमें देखेंगे कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से गैसेज होते हैं और उसके हजार्ड क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कन्फाइंड स्पेस में होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का हजार्ड क्या है? फ्लेमेबल होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? फ्लेमेबल होता है। टॉक्सिसिटी भी होती है, इसमें टॉक्सिक भी होता है। कंप्रेस गैस, इसको अगर किया जाए कंप्रेस गैस के फॉर्म में तो खतरनाक हो सकता है। कंप्रेस गैस कोई भी सिलेंडर का अगर कंप्रेस में करते हैं, अगर लीक हुआ तो वो हर एक कंडीशन में वो खतरनाक है। इरिटेंट होता है। इरिटेंट मतलब जलन क्रिएट करेगा, इरिटेशन होगा इससे। और मेजर हेल्थ इशू है इसका, एनवायरमेंट को तो डैमेज करता ही है, साथ में एक्वेटिक टॉक्सिसिटी होता है, मतलब जलीय जो जंतु होते हैं उसको भी ये नुकसान करता है। अब इसमें देखेंगे इरिटेंट का कारण क्या है। इरिटेंट क्या कारण है? हाइड्रोजन सल्फाइड जब पानी से रिएक्शन करता है तो जैसे बॉडी में मॉइस्चर होते हैं, पानी है तो उससे रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? कोरेसिव नेचर का होता है, जिससे वहां पे जलन चालू होती है और ज्यादा मात्रा में अगर बनती है तो प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का किसी का एक्सपोजर हो गया तो उस कंडीशन में उसके मुंह से फेन वगैरह भी झाग टाइप का आने लगता है। तो क्या हुआ? रिएक्शन करने के कारण पानी के अंदर उसके नली में जो पानी का मॉइस्चर जो है उसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन करके उस तरह का वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखते हैं मीथेन। मीथेन क्या है? मीथेन एक क्या है? फ्लेमेबल मटेरियल है, हजार्डस है। तो एफिक्सिएट इसका नेचर है। अगर इस ज्यादा मात्रा में आप देखते होंगे एलपीजी सिलेंडर अगर घर में लीकेज रहता होगा तो एलपीजी में भी देखते हैं कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तुरंत विंडो खोलना पड़ता है। तो मीथेन में भी एफिक्सिएट का प्रॉब्लम है, मतलब दम घुटने वाला। फ्लेमेबल तो है ही है। कंप्रेस गैस के फॉर्म में कोई भी सिलेंडर खतरनाक होता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। इरिटेंट इसका भी है, इरिटेशन क्रिएट करता है। और मेजर हेल्थ हजार्ड इसमें भी है। नाइट्रोजन की बात करें तो एफिक्सिएट होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को डिप्लेस कर देता है। अगर नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में अगर रिलीज हो गया तो ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कर देता है। और कंप्रेस फॉर्म में इसका भी वही सेम प्रॉब्लम है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या है? कंप्रेस गैस है। कंप्रेस गैस अगर इसका फॉर्म में है तो ये प्रॉब्लम है। कोरेसिव होता है अमोनिया। कोरोसिव मतलब अगर कहीं पड़ गया और अगर उस पर गिर गया तो उस केस में उसको जला देगा। एक्यूट टॉक्सिसिटी है, काफी खतरनाक है, ये टॉक्सिक है। इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम करता है अमोनिया, साथ में एक्यूटिक टॉक्सिसिटी है, मतलब जलीय जंतुओं को भी ये प्रॉब्लम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखेंगे, एक्यूट टॉक्सिसिटी है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही आता है। ये फ्लेमेबल होता है। कंप्रेस के फॉर्म में तो हजार्ड सही है। और ये मेजर हेल्थ हजार्ड इसमें भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा कि कन्फाइंड कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण लोग मर गए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आए कहाँ से? इसमें एक एग्जांपल देते हैं कि कभी देखते हो लाइट कट जाता है, अगर वो डीजल जनरेटर जो होता है छोटा सा होंडा का, पेट्रोल से चले या डीजल से, अगर उसको हम बंद कमरे में अगर उसको चालू करें तो क्या होगा? कुछ ही समय के बाद उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो जाएगा। और अगर रूम पूरा बंद है तो उस कंडीशन में वो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ जो लोग हैं उसके लिए खतरनाक हो सकता है। और इस केस में एक न्यूज भी आया था जिसमें 4 लोग मर गए थे, क्योंकि बंद कमरा में उन्हें लाइट जाने पे इसको चलाया था, डीजल जनरेटर को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे। नेक्स्ट है कन्फाइंड स्पेस एंड देयर हजार्ड। तो क्लोरीन का क्या है? ये ऑक्सीडाइजर है, किसी भी चीज से रिएक्शन करके खतरनाक चीजें बना लेता है। कंप्रेस गैस के फॉर्म में सभी का प्रॉब्लम है। एक्यूट टॉक्सिसिटी ये भी है, क्लोरीन भी इरिटेंट नेचर का होता है। और इन्वायरमेंट एक्वाटिक टॉक्सिसिटी है, जो कि जनरल जो उसमें पीछे कुछ बताया उसी तरह इसका भी है। हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें तो फ्लेमेबल होता है, एक्यूट टॉक्सिक होता है, मेजर हेल्थ हजार्ड क्रिएट करता है। इन्वायरमेंट एक्यूटिक टॉक्सिसिटी ए भी है। नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो भी ऑक्सीडाइजर है, कोरेसिव नेचर का ये भी होता है। कंप्रेस गैस सिलेंडर के फॉर्म में तो खतरनाक है ही है। एक्यूट टॉक्सिक होता है एंड मेजर हेल्थ हजार्ड इशू करता है। अब देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। इसका कंप्रेस गैस में प्रॉब्लम है, कोरेसिव नेचर का ये भी होता है।
और एक्यूट टॉक्सिक ए भी होता है। तो अभी आपने जनरल देखा कि कॉमन कौन कौन से ऐसे गैसेज हैं जो कि कन्फाइंड स्पेस में पाए जाते हैं और उसके हजार्ड क्या है। आगे देखते हैं, देखेंगे कि कुछ गैसें ऐसी होती है जो कि डेंसिटी के ऊपर उसका डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रहेगा और किस कंडीशन में रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का अगर रिलेटिव डेंसिटी की अगर बाया एयर की बात करें तो एयर से भारी होता है, हैवियर होता है। मीथेन है जो एयर से लाइटर होता है, मतलब अगर ये कहीं लीकेज होगा तो हवा से ऊपर आ जाएगा। नाइट्रोजन है जो स्लाइटली लाइटर होता है, हल्का सा लाइट होता है, मतलब हवा के साथ मिक्स हो जाएगा। अमोनिया जो है लाइटर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्लाइटली लाइटर होता है। क्लोरीन हैवियर होता है एयर से, हाइड्रोजन सल्फाइड एयर से लाइटर होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एयर के साथ मिक्स हो जाता है क्योंकि जो एयर का डेंसिटी है वो सेम नाइट्रिक ऑक्साइड का डेंसिटी, इसलिए उसके साथ मिक्स हो जाता है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर से हैवियर होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको पॉज करके और इसको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फ्लेमेबल और टॉक्सिक गैसेस का क्या है। एक टेबल के माध्यम से मैंने समझाने का काम किया है। यहाँ यूएल, एलईएल, पीईएल, स्टील, इसका फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया। यूएल का मतलब होता है अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, एलईएल का मतलब होता है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, पीएल का मतलब होता है परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट एंड स्टील का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। अब इसमें देखेंगे हाइड्रोजन जो सल्फाइड है उसका यूएल होता है 44, जबकि एलईएल होता है 4, पीएल होता है 1 ppm। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन का मतलब हुआ 1 लाख में कितने पार्ट्स उसके हैं। स्टील का मतलब स्टील है इसका 5 ppm। ठीक है, उसी तरह मीथेन का जो यूएल है 17 है, एलईएल इसका 5 है, पीएल और स्टील इसका डिफाइन नहीं है। नाइट्रोजन का कोई भी चीज डिफाइन नहीं है। अमोनिया का यूएल होता है 28, एलईएल होता है 15, पीएल होता है 25 ppm एंड स्टील होता है 35 ppm। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो यूएल होता है 74, एलईएल होता है 12.5, पीएल होता है 50 ppm एंड स्टील होता है 200 ppm। क्लोरीन का इसका यूएल डिसाइड नहीं है, एल भी डिसाइड नहीं है, बट इसका पीएल जो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट है वो है 0.5 ppm एंड स्टील जो है 1 ppm है। हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें तो इसका यूएल 40 है, एलईएल 5.6 है, पीएल 10 ppm है, स्टील 4.7 ppm है। नाइट्रिक ऑक्साइड देखें तो इसका यूएल और एलईएल डिफाइन नहीं है, जबकि इसका पील जो होता है वो 25 ppm होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जिसका यूएल डिसाइड नहीं है, एलईएल भी डिसाइड नहीं है, लेकिन इसका परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट 2 ppm है और स्टील है जो 5 ppm है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा और रटने के बाद एक बार अगर याद हो गया और अगर इस तरह की एक्टिविटी अगर आपके एरिया में चलता है तो फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे लिए कितना होना चाहिए। सबसे पहले अगर ग्रेटर देन 23.5 है तो ऑक्सीजन इनरिच हो जाएगा, चांसेस ऑफ एक्सट्रीम फायर हजार्ड, यहाँ पे फायर हजार्ड की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन में यहाँ पे हम ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं, बट बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि एलईएल कम होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन का ये जो हाईएस्ट पॉइंट को और कम कर दिया, कहीं कहीं 21% में भी हाईएस्ट ले लेते हैं और कहीं कहीं उससे ज्यादा में भी लेते हैं। तो मैक्सिमम है 23.5 जो कि इंग्लिश में आता है, लेकिन कम अभी मैंने बताया डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। वहाँ पे कहीं कहीं है जो अगर उसका एलईएल अगर किसी भी गैस का कम है तो उस केस में वहाँ 21% पे भी उसको इनरिच मान लेते हैं। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कितना है हमारा 20.9 है। मिनिमम परमिसिबल एक्सपोजर लेवल कितना होना चाहिए, 19.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ के देख रहे हैं 15% टू 19% जो है डिफिकल्टी इन रिस्पिरेशन एंड एफिक्सिएशन, दम घुटने लगता है, उसको डिफिकल्ट होता है सांस लेने में और उसका दम घुटना चालू हो जाता है। तो ये हुआ ऑक्सीजन लेवल जो कि मेंटेन होना चाहिए और इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं,
डेंजरस गैसेस यानी इम्प्लीकेशन ऑफ टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल गैसेस, मतलब टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैसेस का इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो टॉक्सिक गैस क्या करता है, लिविंग टिश्यू को डैमेज कर देता है, ह्यूमन के जो लिविंग टिश्यू उसको डैमेज करता है, और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी वो हार्म करता है, इंपेयरमेंट का मतलब हुआ हार्म करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सीवियर इलनेस हो सकता है, और इवन ज्यादा एक्सपोजर अगर हो गया और कंसंट्रेशन हाई है तो उसके इसमें आदमी मर भी सकता है। तो ये सारी चीजें कब होती है, जब वो इंजेस्टेड करता है, मुंह के थ्रू चल जाता है, ये इनहेल करता है, सांस के थ्रू जाता है, या ऑब्जर्व बाय स्किन और आई, या आई के थ्रू स्किन वो ऑब्जर्व हो गया, या स्किन पे उसका ज्यादा इम्पेक्ट आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि स्किन के थ्रू भी जाके आदमी को मार सकता है, तो कितना खतरनाक हो सकता है। आई के थ्रू जाके आदमी को अगर मौत के मुंह में पहुंचा सकता है तो कितना खतरनाक हो सकता है। सम गैसेज जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है एट द सम शॉर्ट टाइम एंड लो लेवल एक्सपोजर और लो लेवल कंसंट्रेशन पे भी। तो कुछ ऐसे भी गैसेज है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए अगर एक्सपोज हो जाए या उसका कंसंट्रेशन लो भी है तो भी आदमी को मारने की उसमें कैपेसिटी है और मारने की क्षमता है। तो ऐसे गैसों से सावधान रहना है। व्हाइल अदर हजार्डस ओनली मल्टीपल एक्सपोजर, जबकि और बहुत सारे ऐसे गैसेज हैं जिसका मल्टीपल अगर एक्सपोजर होता है हाई कंसंट्रेशन में, माने एक बार अगर हाई कंसंट्रेशन में हुआ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कई बार अगर मल्टी एक्सपोजर हो जाता है हाई कंसंट्रेशन में तो भी काफी हजार्डस हो सकता है। The degree of hazard depend on gas concentration level and the duration of exposure। तो ये जो डिग्री ऑफ हजार्ड डिपेंड क्या चीज पे करता है कि कंसंट्रेशन लेवल कितना था, मतलब कितना कंसंट्रेशन का हुआ, और कितने ड्यूरेशन तक एक्सपोजर हुआ, मतलब कितने समय तक एक्सपोज हुआ उसके साथ, तो इन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी है गैस सैंपल लेने के लिए जब कन्फाइंड स्पेस में आप जाते हो तो गैस सैंपल लेने का तरीका क्या है कि पहले आपको टॉप में लेना है, फिर मिडल में लेना है, फिर हाईवियर में नीचे लेना है, टॉप मिडल एंड बॉटम। इसका रीजन क्या है कि कुछ जो गैसेज होते हैं वो क्या होते हैं हवा से हल्का होते हैं, जैसे कि मीथेन है जो हवा से हल्का होता है तो ऊपर में आके रहेगा, यहाँ पे रहेगा। कुछ जो होता है वो कार्बन मोनोक्साइड हवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे रहेगा बीच में, क्योंकि हवा के साथ वो मिक्स हो गया है। लाइटर जो रहेगा ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। और कुछ जो होता है वो हवा से भी भारी होता है तो बॉटम में बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसीलिए जब भी हम किसी कन्फाइंड स्पेस को अगर चेक करना हो तो उसका राइट प्रोसीजर क्या है कि टॉप को चेक करना, मिडिल को चेक करना एंड बॉटम लेवल को भी चेक करना। उसके तरफ से अगर वो सर्कुलर कोई टैंक है या स्क्वायर में है या रेक्टेंगुलर है तो उस केस में उसको तीनों पोजीशन को चारों तरफ से चेक करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना है, ताकि उसको राइट पता चले कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूअस गैस टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन। तो कंटिन्यूअस गैस टेस्टिंग रिक्वायर्ड कब होती कन्फाइंड स्पेस में, या ऐसे हजार्डस लोकेशन जहां पे लीकेज की संभावना, ओपन एरिया भी है लेकिन वहां पे लीकेज की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो उस केस में कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि गैस टेस्टिंग कंपलसरी है और करना चाहिए। तो सबसे पहले इफ हॉट वर्क इन हजार्डस जोन और कन्फाइंड स्पेस, या तो कन्फाइंड स्पेस में हॉट वर्क चल रहा है या हजार्डस जोन में हॉट वर्क चल रहा है, तो दोनों ही केस में यहाँ पे गैस टेस्टिंग रिक्वायर्ड हो जाएगा, करना जरूरी है। नेक्स्ट है व्हेन एलईएल एबव जीरो इन कन्फाइंड स्पेस, अगर एलईएल जीरो होना चाहिए किसी भी खतरनाक गैस का, अगर एलईएल जीरो से ऊपर है तो वहां पे फिर टेस्टिंग करना जरूरी कि कितना है, वो हम उसको उसमें अलाउ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है when SCBA self contained breathing apparatus is required in confined space। अगर स्काबा अगर पहनना है इसका मतलब वो कन्फाइंड स्पेस प्रॉब्लम है, क्योंकि स्काबा पहन रहे हो इसका मतलब उसका एटमॉस्फेरिक इशू है वहां पे। वेन सोलवेंट आर यूज्ड इन कन्फाइंड स्पेस में कोई सोलवेंट का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पे हजार्डस इन्वॉल्वेंट उसके कारण वेपोराइजेशन के कारण बन सकता है, तो वहां पे टेस्टिंग जरूरी है। और वेन परमिट रिक्वायर, अगर उसके लिए परमिट इशू हो चुका है काम करने के लिए
इसका मतलब वहाँ पे सारों चीज प्रॉब्लम है, क्योंकि परमिट तभी इशू होता है ये वो कन्फाइंड स्पेस के सारे 3 जो 4 पॉइंट हैं उसको फुलफिल करता है, तभी परमिट के साथ। तो इन सारे चीजों में गैस टेस्टिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 7 कन्फाइंड स्पेस कंप्लीट हो गया। कल हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्कैफोल्ड का चैप्टर चालू करेंगे। सो ओके दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।